हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हारे लिए नरेशन लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दुनिया के कोई ऐसे जाइए, भारत की बात करें तो भारत की कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें नरेशन से क्वेश्चन नहीं आता है। जितने भी टॉप मोस्ट एग्जामिनेशंस हैं उन सारे एग्जामिनेशंस में नरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसका इतना इजी वे में मैं बताने जा रहा हूं और बताऊंगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में नरेशन टफ नहीं होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत इजी हो जाएगा। और इसको आप ध्यान से देखेंगे और वास्तव में इजी है आपके हर एग्जामिनेशन के लिए। इंटर के बाद जितने भी एग्जामिनेशन है, एसएससी, बैंक, पीओ, बैंक क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, उन सारे एग्जामिनेशन में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं आपके साथ शेयर करने के लिए। ये बहुत इजी वे में मैं शेयर करूंगा और इसे आप ध्यान से देखिए। और अगला कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर अगले वीडियो में उसको मैं सॉल्यूशन आया है कहां से। तो नरेशन वर्ड हुआ नैरेट से बना हुआ है। नैरेट माने कथना या कहना। जब हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं कहिए, लेकिन उधर महिला बोलती है कथु न कथी, कथी कर लिए कथु, मैंने कहना को उसको क्या करती है कथु। यानी कि यही याद रखिएगा, नैरेट का मतलब होता है कथना या कहना। तो कथना से यानी नैरेट से बन गया नरेशन और कथना से बन गया कथन। याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है कि नरेशन कहाँ से आया हुआ है। तो नरेशन नैरेट वर्ड से आया हुआ है। नैरेट से आया नरेशन, नैरेट का मतलब कथना, कथना से हो गया कथन, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं या जिसके दो भेद होते हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे। थोड़ा सा देख लीजिए। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन नरेशन वर्ड से ज्यादा प्रचलित स्पीच है। बच्चे लोग स्पीच से ज्यादा जानते हैं। और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान देंगे बच्चों, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट। जहां तक नरेशन की बात करें तो नरेशन को स्पीच के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ स्पीच का मतलब भाषण नहीं हुआ, यहाँ स्पीच का मतलब कन्वेंस। और इसी से यहाँ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। डायरेक्ट नरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं और प्रचलन में नहीं। प्रचलन में डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से ही जानते हैं। अब चलिए, डायरेक्ट स्पीच होता क्या है सुनिए। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है इसको देखिए। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। स्पीच का मतलब ही होता है कथन, यानी कि प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। चलिए इसको अंग्रेजी तौर पर ही समझिए। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट होता क्या है देखो। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति सर इस पे देख के बोलिए ना तब आप। डायरेक्ट स्पीच यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई बात को बोलता है और उसको वैसे ही व्यक्त कर लेता है तो वो क्या है डायरेक्ट। और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई बोले गए बात को कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है और वो अपने शब्द में बोलता है तो वो क्या हो जाता है इनडायरेक्ट। यानी हमारे द्वारा कही गई बात को आप अपने शब्द में नहीं मेरे शब्दों में ही बोलिएगा तो डायरेक्ट है, और मेरे द्वारा कही गई बात को आप अपने शब्द में बोलिएगा तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। जैसे मैं कहता हूं कि कल क्लास बंद है, तो मेरी बात को आप कहेंगे सर कहते हैं कि कल क्लास बंद है। या मैं कहता हूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आप कहते हैं कि सर कहते हैं कि सर कल दिल्ली जाएंगे। ये ना बोले, ऐसे आप थोड़ी बोलिए मैं कहता हूं कि मैं। तो जब आप कहते हैं कि सर कहते हैं कि सर कल दिल्ली जाएंगे तो यह हो गया इनडायरेक्ट। और ऐसे कहते हैं कि सर कहते हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो ये क्या हो गया डायरेक्ट। यानी हमारी बात को हम हमारे तरफ रख दिए तो डायरेक्ट है, लेकिन हमारी बात को आप अपने तरीका से रखिए तो क्या हो गया इनडायरेक्ट। एक बार फिर से ध्यान देंगे। जब कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है और उसको वो कोई दूसरा व्यक्ति भी बोलता है लेकिन उस पहले व्यक्ति के अनुसार ही रख दे तो डायरेक्ट है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने ढंग से रखे तो इनडायरेक्ट है। एक बार मैं फिर से बताऊं कि जब हम कोई बात बोलते हैं और हमारी बात को हम रख दिए, या अगर हमारी बात को आप हमारे तरह रख दिए तो डायरेक्ट है,
लेकिन हमारी बात को आप अपने तरीका से रखें तो क्या हो गया इनडायरेक्ट। अब कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब इसको देखते हैं। डायरेक्ट को हम व्यक्त करते हैं ऐसे ढंग से, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट में जब वाक्य रहता है, कभी भी वाक्य जब डायरेक्ट में रहता है उसका दो पार्ट होता है, हमेशा याद रखना, दो पार्ट होना ही है। जैसे हम लिखते हैं रमेश सेठ, इसको जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉमा। क्या बोलते हैं? कॉमा। ऐसे दे या ऐसे भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसे नीचे से जब आता है ये क्या है? कॉमा है। इसे क्या बोलते हैं? कॉमा। रमेश से तो नीचे दिए तो हम इसे कॉमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमा। ध्यान देंगे थोड़ा सा। आई एम इल, ऊपर से डबल कॉमा एक साथ देते हैं उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, दो पार्ट हो गया, एक पार्ट कॉमा से घिर गया और दूसरा का पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से घिर गया। याद रखेंगे, जब वाक्य डायरेक्ट में रहता है तो उसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट कॉमा वाला पार्ट होता है और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा। एक और बात, इन्वर्टेड कॉमा में डबल कॉमा ऊपर से आता है, तो ऊपर से जो डबल कॉमा दिए हैं उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। नीचे जो सिंगल है इसको हम बोलते हैं कॉमा। याद रखिएगा हमेशा। दूसरी बात, कभी कभी सिंगल भी देते हैं, जैसे हम बोलते हैं या आई हैव ए ड्रीम। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम घेर दिए सिंगल कॉमा से, इज ए वेरी गुड स्पीच। हम कुछ बताना चाहते हैं, यहां अगर सिंगल कॉमा से घेरे हैं इसका मतलब है यही इंपोर्टेंट पॉइंट है या यह इंपोर्टेंट सब्जेक्ट दिया गया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कभी भी अगर कोई वर्ड को हम घेर देते हैं कॉमा से, ड्रीम ही लिखे, ड्रीम लिख के कॉमा से घेर दिए और हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह इंपोर्टेंट चीज है जिस पर हमें चर्चा करना है या चर्चा कर रहे हैं। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं कर सकते। इन्वर्टेड का मतलब होता है डबल। तो यहाँ जो दिए हैं ये क्या हो गया? इन्वर्टेड कॉमा। ये क्या हो गया? तो याद रखेंगे, जब वाक्य डायरेक्ट में रहता है तो वाक्य का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है कॉमा से घिरा हुआ और एक पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। चलिए, जब कभी भी आएगा तो पार्ट दो होगा ही। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए आप, जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा जो पार्ट कॉमा से घिरा हुआ, याद रखिएगा, इसको समझिएगा, पार्ट बाय पार्ट हम आपको समझा देते हैं और आज के बाद नरेशन में प्रॉब्लम भी नहीं होगी बदलने में। जो पार्ट कॉमा से घिरा हुआ है उस पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, ध्यान दीजिए, जिसमें सब शामिल है, सब्जेक्ट वर्ब सब शामिल है। तो जो कॉमा से घिर गया उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। आइए, क्या चीज से घिरा हुआ है? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा कैसा होता है पता चल गया? ऊपर से दो बार दिया, जो कॉमा ऊपर से दिया रहता है डबल बार, दो बार इन्वर्टेड कॉमा। तो जो पार्ट कॉमा से घिर गया रिपोर्टिंग स्पीच और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से घिर गया उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ समझ जाइए कि क्या क्या नाम है, उसके बाद आगे आसान हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा वाला इधर कर देगा, इन्वर्टेड कॉमा कर दिया इधर, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच हो गया इधर। माने ये पार्ट कहीं भी ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम सेम रहेगा, सिर्फ कॉमा देखना है। इन्वर्टेड कॉमा जहां लगा है वही रिपोर्टेड स्पीच है और कॉमा जहां लगा है वह रिपोर्टिंग स्पीच है। कोई दिक्कत? दोनों स्पीच में फर्क रहता है। अक्सर जो दोनों स्पीच में फर्क दिखाया जाता है। देखिए, रमेश सेज, रमेश कहता है, ये वर्ब है। आई एम इल, ये वर्ब है। तो यहाँ देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत, ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब आता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब आता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत? बात समझ रहे? रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आने वाले वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक वैसे ही रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत तो वर्ब है। देखिए कितना सिंपल है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब रहेगा उसको क्या कहेंगे? ठीक वैसा ही रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब रहेगा
उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। सिंपल है, सिंपल है, बात समझ में आ गई? रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब है उसे रिपोर्टेड वर्ब। अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, इसको रिपोर्टेड वर्ब क्यों कहते हैं, ये भी समझेंगे थोड़ा सा। यह रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो यह रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्ट देता है। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड वर्ब को, ये तो समझ जाइए कौन वर्ब है, आइकॉन वर्ब है रिपोर्टेड, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और यह हो गया रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्ट देता है कि देखो भाई अगर मैं प्रेजेंट में रहूंगा, अपने बारे में बताता है कि मैं प्रेजेंट में रहूंगा, मैं फ्यूचर में रहूंगा, तो तू न बदलना, तू उसी टेंस में रह जाना जिस टेंस में पहले से, और पहले से प्रेजेंट में तो उसे ही रह जाना, नहीं बदलना। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्ट देता है कि जब मैं प्रेजेंट में रहूंगा, जब मैं फ्यूचर में रहूंगा, तो तू न बदलना, तू उसी टेंस में रह जाना जिस टेंस में पहले से है। लेकिन जब मैं पास्ट में हो जाऊंगा, पास्ट पास्ट पास्ट, या जब मैं पास्ट में रहूंगा तो तू भी बदल जाना। ठीक है, जब मैं पास्ट में रहूंगा तो तू भी बदल जाना, इसलिए इसका नाम पड़ा रिपोर्टिंग, क्योंकि यह इसको रिपोर्ट देता है, यह रिपोर्ट लेता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिपोर्टेड। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब ये बात तो प्रक्रिया रही डायरेक्ट का। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, अब तो ये समझ गए कॉमा से घिरा हुआ पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब आता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब आता है उसे रिपोर्टेड वर्ब। कोई दिक्कत है? चलिए, अब जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो नॉर्मली कुछ बदलाव होता है इस तरह, जिसको देखेंगे। सबसे पहली बात, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इसके जगह पर जो साइकिल स्टैंड बीच में है उसे हटा के बीच में पुल के काम करना होगा। डैट लगाते हैं, क्या करते हैं? डैट लगा के रमेश सेज आई एम इल, यही ना था वो, यही था। और चलिए हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ये तो डायरेक्ट में था, या डायरेक्ट स्पीच भी कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच में था। अब हमको बदलना है क्या चीज में? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब चलिए, सबसे पहली बात, इसको बदलने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है। आपको पहले से पता है रिपोर्टिंग स्पीच है, आई पहले से पता है रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा हमेशा, जिससे कुछ बदलाव होता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बदलता है वह रहता है SON। रिपोर्टेड स्पीच का जो रहता है 1 2 3, समझिए, ये 1 2 3 वाला रिपोर्टेड इसका पार्ट है, और SON वाला पार्ट जो है इसका पार्ट है। 1 2 3 और SON है क्या, थोड़ा सा समझिए। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये रूल लागू होता है और इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये रूल। अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में हो सब्जेक्ट तो ये बदलता है किसके अनुसार? एस के अनुसार। तो फर्स्ट एस 1 के मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 के मतलब सेकेंड पर्सन और 3 के मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होगा तो एस के मतलब सब्जेक्ट, ओ के मतलब ऑब्जेक्ट और एन के मतलब नो चीज। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन होगा तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन होगा तो क्या करेंगे? नहीं। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और बी, फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई और बी। अगर यहाँ आई और बी रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा? आई में के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकेंड पर्सन यू रहेगा यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, इसमें तो ऑब्जेक्ट ना है, लेकिन जब यहाँ यू रहता है तो ऑब्जेक्ट देना पड़ता है या रहता है, वो कौन सा बदलेंगे। अगर यहाँ थर्ड पर्सन होगा, जैसे राम सीता गीता सीता, कोई भी थर्ड पर्सन ही सी इट दे, तो नो बदलेगा, थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए, अब यहाँ हम इस रूल पर बताते हैं तुमको, ध्यान दो। रमेश, एक और बात, रमेश सेज, क्या हो गया? रमेश सेज, ये तो प्रेजेंट में है। रमेश सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या देते हैं? डैट। क्या देते हैं? डैट। हम पहले बता दिए वो आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। हाँ देखिए, तो रमेश सेज दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट, यहाँ अगर वाक्य डायरेक्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच तो समझ गया है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट
अगर किसी व्यक्ति का नाम हो जेम्स का, तो उसके लिए यहाँ जब भी आता है प्रोनाउन आता है, तो जेम्स नेम एक सिंगल नेम तो ही, और लेडीज नेम तो सी। अब प्रोनाउन रहेगा तो न बदलेगा, जो प्रोनाउन रहेगा वो प्रोनाउन यहाँ आ ही जाता है। नाउन रहता है उसके बदले हम क्या देते हैं, प्रोनाउन। जेंट्स नेम रहेगा तो ही, लेडीज नेम रहेगा तो सी, एक से अधिक नाम रहेगा तो दे, ठीक है। अब पहले से यहाँ प्रोनाउन है तो उसको नहीं बदलते, वही लिख देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो ऑलरेडी रमेश है, तो रमेश है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रमेश के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। कोई दिक्कत है? एक बात बताते हैं, पहले बता दें, रिपोर्टिंग वर्ब इसको रिपोर्ट देता है कि देखो भाई जब हम प्रेजेंट में है, जब हम फ्यूचर में है, तो तू न बदलना, उसी टेंस में रहना था। यहाँ किस टेंस में है, प्रेजेंट में, तो आई रहता है, तो आई के साथ क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी तो प्रेजेंट में रहेगा, बदलेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ आई नहीं है, क्या है, तो ही के साथ प्रेजेंट में क्या है, इज। कोई दिक्कत है? यहाँ लिखेंगे ही इज इज, हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? एक क्वेश्चन और, ये बात आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये हो गया। अगर सेकेंड पर्सन आता तो क्या होता है, थोड़ा एक वाक्य और हम देखते हैं। यहाँ देखिए वाक्य डायरेक्ट में रहेगा, जैसे रमेश सेज टू मी यू आर राइट। ध्यान दीजिए बुआ, फिर देखिए ये तो प्रेजेंट में है, लेकिन यू कौन पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, याद देखो, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ यही ना हो, कोई दिक्कत है? जब भी सेकेंड पर्सन रहता है तो ऑब्जेक्ट रहता है, और बाय द वे ऑब्जेक्ट अगर ना होगा तो हम मानना पड़ता है, जो हम आपको आगे बताएंगे कैसे मानते हैं। यहाँ देखिए, तो हम जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो जब यहाँ देखेंगे, जब से टू रहता है या सेज टू रहता है, इनडायरेक्ट में बदलने पर क्या बदल जाता है, टेल या टेल्स। क्यों, याद रखिएगा, नियम होता है कि से जो है वो यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को जब भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि मैं तुमको कहता हूँ आई से, तो जब ये तुमको कहता हूँ तो यहाँ तो यूं लिखना है, तो से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक क्या नहीं देंगे, टू यानी प्रीपोजिशन। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे बढ़ने के लिए प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। लेकिन टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी से टू के बदले हम क्या देते हैं, जब यानी इनडायरेक्ट में जाएंगे तब से टू के बदले क्या देंगे, टेल। जब से टू रहेगा तब, जैसे इससे पहले आना ही है, आगे नहीं बढ़ना था, कुछ नहीं दिए हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दिए हैं, लेकिन इसमें तो आगे बढ़ना था, से टू हो गया। तो जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो जब भी मिलेगा तो क्या लिखेंगे, रमेश, और सेज टू के बदले क्या हो जाएगा, टेल्स। क्यों, टेल ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या चाहिए, प्रीपोजिशन। ऐसा रूल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब जब डायरेक्ट रहेगा वाक्य, जब जब से टू होगा तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे, उस से टू को हम टेल में बदल देंगे। सेज टू रहेगा तो टेल्स में बदल देंगे। अगर ये पास्ट में रहता है, सेड रहता है, तो उसको हम क्या चीज में बदल देते हैं, से टू को टोल्ड, तो इसको हम टोल्ड में बदलेंगे। तो ये तो पास्ट की बात हो गई, अभी तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ गया रमेश टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते, क्या देते हैं, डैट, यहाँ डैट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा डैट, रमेश टेल्स मी डैट, ये कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। अब ये पता है सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तब मी है, लेकिन ये जो यहाँ आएगा ये तो सब्जेक्ट बनेगा ना। तो ये बात हम वॉइस में ही पढ़ा के बुआ ने, आई का हो जाता है मी, अम्मी का हो जाता है आई, ही का हो जाता है हिम, हिम का हो जाता है ही, सी का हो जाता है हर का सी, दे का हो जाता है देम, और देम का दे। कब, जब शुरू में है तो आई, अंत में है तब मी। अब फिर इसको शुरू में देना होगा तो क्या हो जाएगा, आई। तो ये तो अंत में है, लेकिन यहाँ तो शुरू में देना है, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, क्या देगा, तो ये एक बार फिर से ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो पहले ही बोल दिया, जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो तू ना बदलना, तू जिस टेंस में उसी टेंस में रहो। तो यू है तो इसके साथ आर लगा है, प्रेजेंट में है, तो यू था तब ना आ दिए, लेकिन अब क्या बदले है, आई के साथ प्रेजेंट में क्या कहते हैं, एम, वेरी सिंपल। तो आई एम राइट, हो गया। जब इनडायरेक्ट में आते हैं तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट के पहचान हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में जाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है। इनडायरेक्ट में सबसे बड़ी पहचान
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा हुआ रहता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए अब एक बात और है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आएगा तो क्या करेंगे? तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। तो चलिए हम देखते हैं थर्ड पर्सन के साथ क्या बदलता है या देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन है, ही सेज रेखा इज इंटेलिजेंट। ये कौन पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। ही सी इट या कोई सिंगल व्यक्ति हो, दे हो, प्लूरल व्यक्ति का नाम हो तो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। आपको पहले से पता है, फिर से देख लीजिए। आई और वी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। ही सी इट या सिंगल नेम या दे या डबल नेम, ये सब कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। पता है ना? तो यहाँ सिंगल नेम है तो थर्ड पर्सन हो गया। अब चलिए इसको बदलते हैं। यहाँ देखिए, जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे ही, अभी से टू है क्या? सेज टू है तो टेल देंगे क्या? नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ तो ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डॉट लगाएंगे। ये कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। अब क्या लिखा है? थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहता है तो उसको नहीं बदला जाता है, उसको नहीं बदला जाता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे रेखा। आप पहले बता दिए हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा तो रिपोर्टेड वर्ब नहीं बदलता है, वो पहले से डिस्टेंस में हो, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रहने देंगे तो रेखा के साथ यही आएगा। ये बदला रहता तब ना प्रेजेंट में और कुछ बदलते, डायरेक्ट हो जाएगा रेखा इज इंटेलिजेंट। कोई दिक्कत है? सब लोग समझे? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देना चाहते हैं, बताइए हमको। यहाँ लिखते हैं I say to him, I say to him, he is bad। बहुत आसान है, बनाइए इसको। I say to him, he is bad। चलिए तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आई से टू का क्या हो जाएगा? टेल। और होता है जब भी से टू होगा तो टेल, सेज टू रहता था टेल हो जाता ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तक पहुंचना था। ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच, इसमें ऑब्जेक्ट तक पहुंचना था क्या? नहीं, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं था। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट तक पहुंचना था तो से के बाद क्या देना पड़ता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसमें के बदले हम क्या दे देंगे? टेल। टेल। एक क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, दोनों का मतलब का नहीं होता है। लेकिन इसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। जहां जहां से टू रहेगा ये गांठ बांध लो, जहां जहां से टू रहेगा जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उस से टू के बदले हम क्या करेंगे? टेल। क्या करेंगे? टेल। पास्ट में रहता सेड तो सेड टू तक टोल्ड, क्या करते हैं? टोल्ड। तो ही टेल, सॉरी आई टेल हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। कोई दिक्कत है? डैड। ये कौन पर्सन है? कौन पर्सन है? बदलेंगे नहीं ना, बदलेगा क्या हो जाएगा? ही इज बैड। बन गया। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं समझ? कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है क्या? उल्टा बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर होगा तो बोलना, हम बताएंगे। और देखिए एक क्वेश्चन और है कि यहां अगर सेकेंड पर्सन है, थोड़ा सा देखेंगे इसको। अगर ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, ध्यान दीजिए, और इसमें आगे समाप्त नहीं होगा, कल होगा। तो वहां के डायरेक्ट में है, लिखा रहेगा he said you are wrong। ध्यान दीजिए, he says you are wrong। इसको बनाना है इनडायरेक्ट। अब देखिए होगा ये कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं? क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तब क्या करेंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, अक्सर रहता है, विद्यार्थी कंफ्यूजन रहता है। तब हम क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो ऑब्जेक्ट अभी तक क्या है पता नहीं है, ऑब्जेक्ट पता नहीं है, क्या करेंगे? वैसी परिस्थिति में ऑब्जेक्ट हमें मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मानते हैं क्या? मी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया नहीं है, मानेंगे तो क्वेश्चन को ठीक नहीं करेंगे, डायरेक्ट किसको करेंगे? आंसर को ठीक। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या मानते हैं? मी। ध्यान दो, लेकिन मी तक पहुंचने के लिए इसको तो एक और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्या? जब तक ऑब्जेक्ट
जब ऑब्जेक्ट आएगा तो जब तक हम टू नहीं देंगे नहीं जा सकते ऑब्जेक्ट तक, तो किसी के बाद ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए टू देना पड़ता है, से इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशन चाहिए। तो ये जो बात है, ये प्रक्रिया तो आपको करना होगा। तो यहाँ से एक रूल बनता है कि अगर वाक्य डायरेक्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो और ऑब्जेक्ट न दिया हो तो ऑब्जेक्ट मानते हैं, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा मी माना जाता है। क्या करते हैं? मी मानते हैं। लेकिन यहाँ मी मानने के लिए एक और चीज रखना पड़ता है, क्या? टू। ये बात आपका इंटरनल होना चाहिए। ये बात जो होगी आप इंटरनल सोच लीजिए, तब इसको बदल दिए। तो जब हम इसको बदलते हैं तो क्या लिखेंगे? ही। यहाँ का से टू मी हो गया है, सेज टू मी, तो सेज टू के बदले क्या देना होगा? टेल्स मी। अब यहाँ मी आ गया तो कंफर्म हो गया कि इसमें मी क्या किए हैं? माने हैं। क्या किए हैं? माने हैं। तो जब मी माने हैं तो मी से पहले तो हमें प्रीपोजिशन देना रहा होगा, तो दिए हैं तब ये टेल में बदल गया है। कोई दिक्कत? जब तक ऐसी परिस्थिति आएगी तब तक आप ऐसे काम करेंगे। अब दे दीजिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए हुआ, क्या देंगे? दैट। अब ये कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? तो बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? आई। कोई दिक्कत है? तो ये तो प्रेजेंट में था तो यू के साथ आर है, लेकिन यहाँ आई है तो क्या देंगे? आई एम रॉन्ग। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ समझाना था जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर ऐसा रहेगा तो इसका बदलाव ऐसे ढंग से करते हैं, और इसका नेक्स्ट बार में हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे।